हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरबीआई ग्रेड बी 2023 का फेज़ 1 का कैसे प्रिपरेशन किया जाए या क्या स्ट्रेटजी रखी जाए। पहले मैं आपको बता दूं कि जनरल अवेयरनेस 80 मार्क्स का होता है। 80 क्वेश्चंस रहते हैं। ऐसे रीजनिंग में 60 मार्क्स, 60 क्वेश्चन, इंग्लिश और क्वांट में। अगर आप फ्रेशर हैं, बिल्कुल आप पहली बार एग्ज़ाम देने जाएंगे 2023 का, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इससे पहले एग्ज़ाम दिया हुआ है 2022 का या 2021 का या कोई और, फिर भी आपके लिए ये वाला वीडियो अच्छा रहने वाला है। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या चीज़ें करें और क्या चीज़ें ना करें। तो सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ाई अपना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि ये इस एग्ज़ाम का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब ऐसा नहीं है कि 2 महीने के अंदर पढ़ के आप जीरो से स्टार्ट करके एग्ज़ाम निकाल लेंगे। बहुत ही कम चांस है आपका एग्ज़ाम निकल जाए 2 महीने के अंदर। इस बात से समझते हैं कि एग्ज़ाम का लेवल कैसे डिफ़िकल्ट हो गया। तो 2019 में अगर आप देखेंगे तो कट ऑफ था 122। 2020 में ये वाला एग्ज़ाम हुआ नहीं है। 2021 में कट ऑफ था 66 मार्क्स, और ऐसा कहा गया था कि आरबीआई की हिस्ट्री में सबसे डिफ़िकल्ट पेपर आया है। 2022 में 63 कट ऑफ है जनरल कैटेगरी का, मतलब कि 66 मार्क्स का जब कट ऑफ था तो बोला गया मोस्ट डिफ़िकल्ट पेपर, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस साल कट ऑफ है 63। तो मैंने कुछ प्लान करा हुआ है, कुछ देखा हुआ है, कुछ अपना मेरा पास्ट का एक्सपीरियंस है, मैं उनके ही बेसिस पे सारी बातें यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं किसी यूट्यूब टीचर पे डिपेंडेंट होके। मतलब बेसिक लेवल का कोई पज़ल करवा रहा हो अगर, या क्वांट के चैप्टर वाइज, जैसे रेशियो, प्रपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, अप्रॉक्सीमेशन, ऐसे चैप्टर होते हैं, डिस्टेंस, टाइम डिस्टेंस ऐसा वाला, या बोट एंड अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, या वर्क एंड टाइम, ऐसे चैप्टर्स हैं। अगर कोई टीचर यूट्यूब पे करवा रहा है तो आप वहाँ से कर सकते हैं, सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप एक लेवल का अगर आपको आता है ऑलरेडी, या आपको बेसिक लेवल का अंडरस्टैंडिंग है ऑलरेडी इन सब सब्जेक्ट का, इन टॉपिक का, फिर ये आपके लिए वीडियो ज़्यादा बेनिफिशियल रहने जा रहा है। तो पहले समझते हैं कि किस सेगमेंट में किस तरीके से पढ़ाई की जाए। तो सबसे पहले आता है जनरल अवेयरनेस। आपको मैं बता दूं कि जब 2019 या उससे पहले शायद ऐसा होता होगा कि वन लाइनर आते होंगे। वन लाइनर कैसा होता है कि एक लाइन में क्वेश्चन रहता है और उसका वन वर्ड में आंसर रहता है, या तो एक लाइन में क्वेश्चन रहता है उसका आंसर एक लाइन में रहता है। लेकिन 2021 से आरबीआई ने स्टार्ट कर दिया है डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछना। कैसा? एक तो आरबीआई जो क्वेश्चन पूछता है वही अपने आप में थोड़ा लेंदी रहता है। लेंदी मतलब कि 3 लाइन के अंदर रहेगा वो क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है 3 लाइन से, लेकिन समय चला जाता है, क्योंकि आपको 25 मिनट के अंदर 80 क्वेश्चन का आंसर करना है। तो 25 मिनट में 80 क्वेश्चन पढ़ पाना, कई बार तो क्या होता है कि बच्चे सारे क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाते हैं 25 मिनट के अंदर। तो उसमें बहुत स्मार्ट रहना पड़ता है। तो सबसे पहली बात कि आरबीआई ने क्वेश्चन का लेंथ अपना बढ़ा दिया है, और उसके बाद जो ऑप्शन है वो कैसे देता है, 4 ऑप्शन दे देगा, और उसके बाद ऑप्शन रहेगा 1 and 2 आर करेक्ट, 1 and 3, 2 and 4, ऑल ऑफ द अबव, ऐसा करके क्वेश्चन देने लग गया है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारी जीए की जो जनरल अवेयरनेस का प्रिपरेशन हो तो डिटेल में हो। तो डिटेल में प्रिपरेशन कैसा करेंगे वो आपको मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहले एक मैगज़ीन आता है अफेयर्स क्लाउड का, आप सब ने खूब सुन लिया होगा, टॉपर्स भी बताते हैं इसको, सब टीचर्स भी बताते हैं, लेकिन ज़्यादातर टीचर्स तो अपना ही मैगज़ीन वो प्रमोट करने में लगे रहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरा अपना एक्सपीरियंस अफेयर्स क्लाउड के साथ बहुत अच्छा रहा है। तो अफेयर्स क्लाउड का आता है मैगज़ीन, और ये आता है डेली आता है। तो एक तरीका तो ये है कि आप डेली पढ़ लें और डेली ही कुछ ना कुछ नोट कर लें, या तो हाईलाइट कर लें, जैसा आपको सुविधा लगता हो। या तो डेली पढ़ लें और फिर नोट कर लें, या तो पढ़ के हाईलाइट कर लें उसी के अंदर। या तो एक आता है मंथली वाला, लेकिन मंथली वाले में क्या होता है कि 300 से लेकर 350 या कई बार 400 पेजेस भी हो जाते हैं मंथली वाले मैगज़ीन में। तो 400 वाला पढ़ना फिर एक साथ डिफ़िकल्ट लगता है किसी किसी को, तो मुश्किल हो जाता है। फिर मेरा अपना क्या मानना है कि डेली अगर अफेयर्स क्लाउड पढ़ा जाए तो ज़्यादा ही बेनिफिशियल होगा। तो अफेयर्स क्लाउड का डेली पीडीएफ आता है, अच्छा यही होगा कि डेली पढ़ा जाए उसे। अगर आप परचेज़ नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, टेलीग्राम पे बहुत सारे ग्रुप हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं डेली पीडीएफ फ्री में। उसके बाद एक क्विज़ आता है, अफेयर्स क्लाउड का एक क्विज़ होता है, लेकिन ये ऐप पे होता है, इसके लिए आपको पे करना ही पड़ेगा अफेयर्स क्लाउड को। अगर आप पेड वाले ले लेंगे तो आपको ये डेली वाला पीडीएफ भी मिल जाएगा और ये क्विज़ भी आप दे पाएंगे।
मैंने पे कर दिया था, क्योंकि टेलीग्राम पे क्या होता है कई बार कि वो फ्री में दे तो रहे होते हैं, प्रोवाइड तो करवा रहे होते हैं डेली पीडीएफ, लेकिन अचानक से फिर उनका चैनल ब्लॉक हो जाता है या तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है, फिर वो चैनल बंद हो जाता है। तो मैंने क्या सोचा कि ऐसा बार बार ऐसा प्रॉब्लम बार बार चेंज होगा, ढूंढो कुछ करो, और डेली पढ़ने का हैबिट ब्रेक ना हो, इसलिए वो ज़्यादा महंगा था नहीं, मुझे याद नहीं कितने का था, पर मैंने 1 साल का कुछ परचेज़ कर लिया था, 300 या 400 या 500, मुझे याद नहीं कितने का, पर मैंने ले लिया है उसको। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर लो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। पर मैं ये बताना चाहूँगा कि अफेयर्स क्लाउड का जो क्विज़ है वो काफ़ी बेनिफिशियल लगा था मुझे अपने प्रिपरेशन के टाइम पे। उसके बाद एक आता है जीके टुडे का डेली क्विज़, ये भी अच्छा रहता है। तो होता क्या है कि अगर आप एक सोर्स से ही पढ़ रहे हैं तो एक तरह का ही लैंग्वेज पढ़ने की हमें आदत रहता है। जैसे कि मैं क्वेश्चन लेके बताता हूँ, जैसे कोई इवेंट हो गया, अभी G7 हुआ था जर्मनी के अंदर, तो ये इवेंट हुआ, तो हो सकता है कि अफेयर्स क्लाउड में एक तरीके का दे दिया हो, तो आपको ना एक तरीके का पढ़ने की आदत लग चुका है, लेकिन आप अलग एक सोर्स से और पढ़ेंगे तो हो सकता है कि इसी क्वेश्चन को, सेम G7 के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछे ये जीके टुडे या कोई और ऐप। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि सेम ही इन्फॉर्मेशन अलग अलग तरीके से पढ़ें, ताकि दिमाग उस इन्फॉर्मेशन को अच्छे तरीके से ले ले। दूसरा एक और क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम है। तो गवर्नमेंट स्कीम कौन सा पढ़ना है, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम आते हैं, 400-500 गवर्नमेंट स्कीम आ जाता है, सारे गवर्नमेंट स्कीम नहीं पढ़ने। मेरा अपना क्या एक्सपीरियंस है, जैसे ही बजट आता है और इकोनॉमिक सर्वे आता है, तो बजट में जिस जिस गवर्नमेंट स्कीम का वहाँ पे जिक्र हो, मेंशन हो बजट के अंदर, वो वाला गवर्नमेंट स्कीम करना ही करना है। इकोनॉमिक सर्वे में अगर किसी गवर्नमेंट स्कीम का जिक्र आ रहा है तो वो वाला गवर्नमेंट स्कीम करना ही करना है। तो मतलब सारे गवर्नमेंट स्कीम नहीं करने हैं, सिर्फ 3 तरह के गवर्नमेंट स्कीम करने हैं। कौन कौन से वाले? एक तो जो बजट में मेंशन हो, जो इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन हो, और तीसरा जो नया लॉन्च हो जाए स्कीम। जैसे कि आज है आज का डेट है सर 6 तारीख है, 6 जुलाई है ना, 6 जुलाई। तो मान लो कि प्रिपरेशन मैं आज से स्टार्ट करता हूँ, एग्ज़ाम होने वाला है नवंबर में कभी, और 8 जुलाई को कभी कोई नया स्कीम आ गया है ना, 8 जुलाई को या 10 सितंबर को बीच में कभी आ गया, तो वो वाला स्कीम कर लेना है। और साथ में जो बजट में और इकोनॉमिक सर्वे में, उसके अलावा किसी और गवर्नमेंट स्कीम के आने का चांस बहुत कम रहता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो जनरल अवेयरनेस को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। और बेशक आरबीआई ग्रेड बी 2023 बहुत लेट होने वाला है, टाइम है उसमें काफ़ी, लेकिन अभी से पढ़ना क्यों इम्पॉर्टेंट है उसे मैं बताऊंगा लास्ट में। रीजनिंग मैं मानूंगा मोस्ट डिफ़िकल्ट रहता है ये। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ है रीजनिंग, या आपने बैंकिंग एग्ज़ाम नहीं दिया हुआ है, तो मोस्ट डिफ़िकल्ट सेगमेंट मेरे हिसाब से रीजनिंग रहता है। लेकिन मेरा अपना प्रिपरेशन है, तो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट अगर है तो वो रीजनिंग ही है। मैंने रीजनिंग इतना पढ़ा है, इतना प्रैक्टिस करा है, क्योंकि 2021 में बहुत डिजास्टर हो गया था मेरे साथ। उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि ऐसे काम नहीं चलेगा, बहुत ही हल्का फुल्का पढ़ के या यूट्यूब पे डिपेंडेंट होकर काम नहीं चलने वाला है। यूट्यूब के टीचर्स लोग बोलते हैं कि आरबीआई ग्रेड बी लेवल का पजल मैं करवा रहा हूँ, लेकिन असलियत कुछ और रहता है। इनका जो रीजनिंग रहता है वो लगा लो कि आप 1 2 3 4 अगर 10 तक मैं रेट करूँ, तो यूट्यूब पे चल रहा है कुछ 5 लेवल का, और आरबीआई पूछता है वो 10 लेवल का। कोई मैच ही नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये हो सकता है कि आपका अलग एक्सपीरियंस हो। तो रीजनिंग पे मैंने खूब मेहनत किया, और मैं अपना बताऊँ तो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट रीजनिंग ही है। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि 60 मार्क्स का आता है आरबीआई में, तो ज़्यादा मार्क्स का है वेटेज। तो इसके लिए क्या तैयारी मैंने सोचा है, किस तरीके से मैंने तैयारी करी अपनी, और क्या मैं सजेस्ट करना चाहूँगा आपको। तो इसमें अगर आप बिल्कुल ही जीरो लेवल पे हैं, बिल्कुल ही बिगिनर हैं, फिर तो आप बेसिक पज़ल से ही स्टार्ट करें। बेसिक पज़ल से स्टार्ट करें, लेकिन पज़ल करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ज़्यादातर समय बच्चे होते हैं जो बिगनर होते हैं वो समय कर देते हैं ख़राब अपना सिलॉक्स के अंदर, इनइक्वलिटी के अंदर, रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन के अंदर, ब्लड रिलेशन के अंदर, या तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाले क्वेश्चन के अंदर। और हुआ क्या, इस बार 2022 में जितना भी मैंने अभी नाम लिया है, एक भी क्वेश्चन इधर से नहीं आया है। एक भी क्वेश्चन नहीं, या तो इक्का दुक्का क्वेश्चन आया है। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि जितने भी ईजी टॉपिक थे रीजनिंग के अंदर, उन सबको ही आरबीआई ने अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया है। तो किस तरीके से करें मैं वो अभी बताता हूँ। तो एक बुक आती है जो मैंने लिया हुआ है, आपको अगर कोई और बेहतर बुक लगे, आपको कहीं और कंफर्टेबल फील होता हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि अड्डा वालों को एक बुक आता है पजल्स बुक करके, आप सर्च करेंगे फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन कहीं भी तो आपको मिल जाएगा पजल्स बुक अड्डा 247। तो इसके अंदर क्या है ना कि बहुत सारे पजल्स हैं,
स्टार्टिंग में कुछ प्रीलिम्स लेवल के पजल्स हैं, फिर मेंस लेवल भी पजल्स हैं इसमें। तो ये बुक बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, और इस किताब को मैंने पूरा किया है, और शायद 2 बार, कुछ किसी चैप्टर को 2 बार या 3 बार भी करा हुआ है। तो इस तरीके से पज़ल स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और पज़ल पे करना ही करना मेहनत है। पज़ल ऐसा है कि मुझे आता है, पज़ल हो जाता है मेरे से, लेकिन फिर भी मैं दिन के 5 से 6 कम से कम पज़ल करता हूँ। पज़ल मेरा उसके जैसा है कि अगर एक दिन ना करूँ, 2 दिन अगर मैं पज़ल ना करूँ, तो तीसरे दिन मुझे अपनी स्पीड में, पज़ल के करने की स्पीड जो एनालिटिक होता है कि अगर बोला है राइट में बैठेगा, लेफ़्ट में बैठेगा, या 2 फ्लोर ऊपर या 3 फ्लोर नीचे, या कुछ भी ऐसा लॉजिक ना, तो उसे लगाने में मुझे टाइम ज़्यादा लगता है, दिमाग पे स्ट्रेस पड़ता है। लेकिन अगर मैं डेली करता रहता हूँ पज़ल, तो ब्रेन एक हैबिट में रहता है कि किस तरीके से प्रोसेस करना है इन्फॉर्मेशन को। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप पज़ल्स बुक को कम से कम एग्ज़ाम होने से पहले इस बुक को कंप्लीट करें 2 बार कम से कम, आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलने वाला है। दूसरा मैं कहूँगा कि अगर आप इस बुक को कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद अपना टाइम इजी पज़ल में तो ख़राब करे ही ना, बिल्कुल डायरेक्ट स्विच कर जाएं एसबीआई आईबीपीएस मेंस लेवल पज़ल पे। मेंस लेवल पज़ल, इनसे बचने की कोशिश ना करें। पज़ल सही में बहुत डिफ़िकल्ट आने वाला है आरबीआई ग्रेड बी में। लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ है, 2022 में भी ऐसा हुआ है, और 23 का भी आप आइडिया लगा लो कि सेम ही लेवल रहने वाला है, अब लेवल नीचे नहीं आएगा। तो आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ मेंस लेवल पज़ल और पज़ल बुक को कंप्लीट करना है। इंग्लिश मेरा अपने ही उसमें वीकेस्ट में अपना मानता हूँ, तो वो मानता हूँ अपने इंग्लिश को। इंग्लिश मेरा काफ़ी वीक है, और वीक होने का कारण क्या है कि 30 क्वेश्चन में से 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वोकैब के रहते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन। वोकैब कैसा है कि या तो आपको आता है या तो आपको नहीं आता है। कोई वर्ड आपसे पूछ लिया है इनडायरेक्टली कि इसका मीनिंग क्या है, या इसका सिनोनियम्स क्या है, या इसका अपोजिट वर्ड क्या है। अगर आपको आता है तो आपके लिए ईजी क्वेश्चन हो गया, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आपके लिए फिर वो मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। तो क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्ट, मैं कम बता रहा हूँ, शायद 5 से 6 ज़्यादा भी हो जाता है इससे, कि इनडायरेक्टली पूछ लेता है वो वर्ड मीनिंग, वो मैं अटेम्प्ट कर ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि मेरा वोकैब उस लेवल का प्रिपेयर नहीं है। और दूसरा मुश्किल रहता है कि जो इसका कॉम्प्रिहेंसन रहता है वो काफ़ी लेंदी रहता है, काफ़ी लेंदी। अगर आपने एग्ज़ाम दिया तो पता होगा कितना लेंदी रहता है, लेकिन अगर आप इसको कंपैरिजन करेंगे आईबीपीएस के पेपर से, आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ, तो उनसे काफ़ी ज़्यादा डबल लेंथ का रहता है। एसबीआई पीओ के डबल या 1.5 गुना ज़्यादा लेंदी। तो इतना बड़ा कॉम्प्रिहेंसन पढ़ने के बाद फिर उसको याद रखना और उसके क्वेश्चंस का आंसर करना ईजी नहीं है, क्योंकि हमारा ब्रेन ट्रेन नहीं होता उस तरीके से कि सब कुछ दिमाग में होल्ड कर पाए इन्फॉर्मेशन। तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है, टॉपर्स की वीडियो देखी, उन लोगों ने क्या किया, कैसे बाकी लोगों ने इंप्रूव किया अपनी इंग्लिश, वहाँ से फिर मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाया है। तो मेरा क्या स्ट्रैटेजी है कि डेली सुबह उठ के ना एडिटोरियल, द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ना ही पढ़ना है। तो अगर आपने द हिंदू का न्यूज़पेपर देखा हो, तो ऐसा मैं अगर न्यूज़पेपर बना लूँ तो एक बड़ा सा एडिटोरियल यहाँ पे आता है, एक यहाँ पे आता है, और 2 छोटे छोटे कॉलम यहाँ पे आते हैं। तो मेरी कोशिश क्या रहती है कि ये चारों पढ़ लिया जाए। और कई बार क्या होता है, एक आर्टिकल यहाँ पे भी होता है इस वाले पेज पे, तो कम से कम ये 2 तो कवर ही हो, एटलीस्ट इतना कवर हो। अच्छा रहेगा अगर ये चारों कवर हो जाए, और अगर सबसे अच्छा रहेगा जब ये 5 आर्टिकल कवर हो जाए। आर्टिकल पढ़ने में बहुत बोरिंग होता है, ये द हिंदू के आर्टिकल बहुत बड़े बड़े होते हैं, बोरिंग होता है, लेकिन इस तरीके से ही प्रैक्टिस करने पे हमारा इंग्लिश इंप्रूव हो सकता है, क्योंकि दिमाग को आदत रहेगा ऐसे बड़े बड़े आर्टिकल, बड़े बड़े पैराग्राफ पढ़ने का। तो मेरा पहला है कि द हिंदू का एडिटोरियल डेली पढ़ा जाए। उसके बाद यूट्यूब पे निमिषा बंसल मैम है, या तो और भी कोई सर होंगे, लेकिन मैं निमिषा बंसल मैम का फॉलो कर लेता हूँ। एडिटोरियल का वोकैब करवा देती हैं मैम। तो होता क्या है कि 5-6 मिनट का वीडियो रहता है स्टार्टिंग में, जहाँ पे वोकैब निमिषा बंसल मैम सारी वोकैब का मीनिंग बता देती हैं, वहाँ से मैं नोट कर लेता हूँ। और क्योंकि मैंने आर्टिकल पढ़ा हुआ होता है पहले से ही, तो ये सारी मीनिंग से रिलेट भी कर पाता हूँ मैं, कि जो ऐसा बताती हैं कि इसका मीनिंग ये, उसका मीनिंग वो। तो एडिटोरियल के अंदर वो वाले पहले से रहते हैं, और सुबह क्योंकि पढ़ लिया है तो मालूम रहता है कि हाँ ऐसा वर्ड था। और दूसरा है कि इंग्लिश का ना यूट्यूब पे मैं रिलाई कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा वीक है काफ़ी। तो कोई अगर जैसे निमिषा बंसल मैम है या कोई और सर हैं, तो क्या कि करवा रहे हैं, अगर कोई एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन करवा रहे हैं, एरर डिटेक्शन, तो वहाँ से हेल्प हो जाता है। तो यूट्यूब पे रिलाई में थोड़ा थोड़ा हो सकता है, जैसे कि 120 रूल्स है निमिषा बंसल मैम का, वो भी यहीं पे यूट्यूब पे ही है, या तो रूट वर्ड वाला क्वेश्चन है। तो ये सारा टॉपिक कहाँ से है, ये सारा टॉपिक यूट्यूब से ही कवर हो जाता है।
दूसरा है कि मॉक पेपर एक तरीका है अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने का। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देने पे इम्प्रूव होता है, उसमें अपनी गलतियाँ मालूम चलती है कहाँ पे गलती हो पा रही है। दूसरा एक किताब मैं करने जा रहा हूँ, वो है वर्ड पावर मेड ईजी। वर्ड पावर मेड ईजी 2 तरीके से मैं करता हूँ इसको कवर। एक तो यूट्यूब के ऊपर कोई टीचर ऐसा एक्सप्लेन कर रहा हो चैप्टर बाय चैप्टर, और फिर मैं उसी चैप्टर को बुक से खुद से पढ़ लेता हूँ। तो इस तरीके से मैं वर्ड पावर मेड ईजी कर रहा हूँ। आपको जैसा सही लगे, अगर आपकी स्ट्रैटेजी बेटर होगी आप कमेंट करोगे तो हाँ मैं वो फॉलो करूँगा, क्योंकि मैं खुद ही मानता हूँ कि मेरी इंग्लिश वीक है और मुझे इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। दूसरा क्वांट ही मेरा ठीक है, प्रिपेयर है एक लेवल का, तो मुझे क्वांट में प्रॉब्लम नहीं आता है। अगर मैंने प्रैक्टिस नहीं करा हो 4-5 दिन, 7 दिन या 10 दिन, तो शायद मेरी थोड़ी स्पीड कम हो जा सकती है, लेकिन मेरा क्वांट ठीक है। तो मुझे क्वांट में प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन क्वांट कैसे मैंने ठीक करा है, किस तरीके से इम्प्रूव किया है, वो बताता हूँ। तो एक अड्डा 247 का ही बुक आता है क्वांट का, अड्डा 247 का, उसे मैंने 2-3 बार कवर किया हुआ है। तो सेम अड्डा का ही बुक लिया था मैंने पज़ल के लिए, इसके पज़ल्स किए थे, और अड्डा का ही बुक आता है क्वांट का आता है 247 का ही आता है क्वांट का। तो इसको मैंने 2-3 बार करा हुआ है, और इस साल भी मेरा प्लान है कि मैं 2-3 बार तो और करूँगा। उससे क्या होगा, स्पीड बहुत अच्छा बन जाता है। इसके अलावा मैं इस साल ट्राई कर रहा हूँ, मेरे पास अरुण शर्मा वाली बुक नहीं है, लेकिन लोग बताते हैं कि अरुण शर्मा वाली भी बुक बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे पास सर्वेश वर्मा वाली बुक है, कैट की सर्वेश वर्मा। तो मेरा ट्राई रहता है कि डेली कम से कम 20 क्वेश्चन, 20 से 30 क्वांट के क्वेश्चन मैं सर्वेश वर्मा की बुक से कर पाऊँ, क्योंकि ये वाली बुक मैंने काफ़ी बार कर लिया, इसके ज़्यादातर क्वेश्चन मुझे याद हो गए हैं। बस कंसेप्ट एक बार रिवीजन करने के लिए ये किताब मैं करूँगा, लेकिन मैं प्रैक्टिस जो मेरे लिए नया रहेगा, डिफ़िकल्ट लेवल क्वेश्चन रहेगा, वो मैं सर्वेश वर्मा वाली बुक से इस साल करने जा रहा हूँ। तो ये सारी प्लानिंग है, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट। अब मैं बताता हूँ आपको मेन प्लानिंग क्या रहने वाली है मेरी इस साल। इस साल मैंने प्लान करा हुआ है, इस साल प्लानिंग है मेरी कि जितने भी एग्ज़ाम होंगे 2022, 2023 में, जैसे कि अभी अगस्त में एग्ज़ाम है, वो है आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम है और क्लर्क का एग्ज़ाम है। ये दोनों एग्ज़ाम मैं देने जा रहा हूँ। अब रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, वो मैं शेयर करूँगा यूट्यूब चैनल पे, इसी पे शेयर करूँगा। लेकिन मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, और इसके लिए मैं क्या प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो डेली मैं क्वांट पढ़ता हूँ। आपको पता ही मेरा सोर्स क्या है, अड्डा 247 वाली बुक। इसके लिए मैं डेली पज़ल सॉल्व करता हूँ डेली। आपको पता है मेरा सोर्स क्या है, अड्डा 247 वाली बुक, ये और ऐसा ही अड्डा वाली बुक ही है ना। और इसके लिए क्योंकि उसके आरआरबी पीओ में क्वांट आता है और रीजनिंग आता है। रीजनिंग में जो बाकी के टॉपिक्स हैं पज़ल के अलावा, जो बाकी है सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, रिलेशन वाले क्वेश्चन, उनमें मुझे प्रॉब्लम नहीं है, और उनको काफ़ी प्रैक्टिस कर लिया, तो मेरा गलत नहीं सॉल्व होता है। तो ये मेरा तरीका है। दूसरा, इसके बाद एक नया आ चुका है फॉर्म IBPS क्लर्क, तो मैं ये वाला भी एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, और इसकी स्ट्रेटजी भी कुछ अलग नहीं, सेम ही रहने जा रही है। लेकिन आरआरबी पीओ और क्लर्क में मैं आपको बता दूं कि पहले मैं दिन का 1 मॉक कर रहा था, दिन का 1 मॉक, लेकिन अब मैं सोच रहा हूं कि मॉक 1 से ज़्यादा करने पड़ेंगे अब। तो पहले मैं मॉक कर रहा था टेक्स्ट बुक का 1 मॉक करता था, लेकिन कल से मैं सोच रहा हूँ टेक्स्ट बुक के अलावा 1 मॉक टेक्स्ट बुक का, और 1 मॉक मुझे करना चाहिए अड्डा का और ओलिव बोर्ड। इन सब के मॉक मुझे करने चाहिए, क्योंकि 1 मॉक पे रिलाई नहीं कर सकते हैं। ओलिव बोर्ड, प्रैक्टिस मॉक, ये सारे मॉक है ना। तो दिन के मैं 3 मॉक सोच रहा हूँ करूँ, क्योंकि मेरे पास इनफ टाइम है आजकल, है सफिशिएंट टाइम है। तो क्या 3 मॉक, एक टेक्स्ट बुक का, अड्डा का, ओलिव बोर्ड, या किसी ऐसा एनी 3 मैं करके अपना जो परफॉर्मेंस है उसको लगातार मैं इम्प्रूव करता रहूँ, देखता रहूँ कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ बाकी बच्चों के बीच में। तो मेरा प्लान है कि इस साल जितने भी एग्ज़ाम होंगे, जैसे आरआरबी पीओ, IBPS क्लर्क, या इसका पीओ भी आने वाला है, फिर SBI पीओ, SBI क्लर्क, या फिर सेबी का एग्ज़ाम भी होगा इस साल। नाबार्ड का एग्ज़ाम नहीं दूंगा मैं, नाबार्ड का जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट है वो मुझे पसंद नहीं है, मेरे से पढ़ा नहीं जाता है, तो शायद ये एग्ज़ाम ना दूँ। सेबी, और इसके अलावा और भी कोई ऐसा एग्ज़ाम जिसका सिलेबस हो वो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश हो, जिसका सिलेबस ये हो, और साथ में इकोनॉमिक्स या फाइनेंस एंड मैनेजमेंट हो। ये ऐसा कोई सिलेबस का एग्ज़ाम होगा तो इस साल देने जा रहा हूँ। इस साल सारे एग्ज़ाम दूंगा मैं, और लगातार आपको अपडेट करूँगा कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा रहा है।
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ बातें मेरी समझ में आई हो, मेरा एक्सपीरियंस कुछ आपके काम आए मैं चाहता हूँ, और आप अच्छा करो इस साल अपने एग्ज़ाम में। थैंक यू सो मच।